नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 में आज हम आपको 8वां ही पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है किशोर अवस्था। देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आप सभी भी किशोर अवस्था में ही हैं। किशोर अवस्था की जो उम्र होती है वो 11-12 वर्ष से 18-19 वर्ष के बीच में होती है और मुझे लगता है कि आप सभी की आयु भी इसी के बीच की होगी। आप में से कोई 12, कोई 13 वर्ष का होगा। बहुत ही विशेष आयु है ये जो किशोर अवस्था में होती है। इस उम्र में बच्चों में बहुत परिवर्तन देखे जाते हैं। बच्चा जब 10 वर्ष या 11 वर्ष तक होता है तो उसमें सामान्य तो कोई बड़े परिवर्तन नहीं आते, लेकिन 10 से 20 अगर देखा जाए तो 10 से 20 वर्ष की आयु में उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन हमारे जीवन के लिए बहुत अहम होते हैं और इन परिवर्तनों को हमें अच्छे से समझना चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि ये परिवर्तन हमारे जीवन का आधार है और इनको हम सही से समझ सकें, जान सकें, इनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये पाठ विशेष रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ में जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं इस पाठ में। पाठ का नाम है किशोर अवस्था। उम्र मैंने बताई 11 से 12 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक ये रहती है। मोटा मोटा 11 से 20 तक का आप अंदाजा ले सकते हैं। किशोर अवस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, मैंने कहा था शरीर में बहुत बड़े बदलाव आते हैं किशोर अवस्था में। उन्हीं को हमें जान लेना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बदलाव करते हैं लंबाई में वृद्धि। सबसे पहला बदलाव हम पढ़ते हैं लंबाई में वृद्धि। बच्चा जब पैदा होता है उससे लगभग 10 वर्ष तक जो उसकी हाइट होती है वो बढ़ती है, लेकिन किशोर अवस्था में हाइट अचानक बढ़ने लगती है अगर शरीर में हार्मोन का स्रावन सही मात्रा में हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर शरीर में हार्मोन का निकलना या स्रावन सही मात्रा में हो रहा है तो हाइट बहुत अच्छे से बढ़ती है। और इन सारे जितने भी मैंने परिवर्तन लिखे हैं एक बार इन्हें आप कॉपी में लिख लें। मैं आपके सामने से हट जाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से ये बाद में समझ में आएंगे। तो बच्चों आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ऐसे भी आप चाहे कॉपी पे लिखना चाहें कॉपी पे लिख लें। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी इनका उपयोग करें। स्क्रीनशॉट खींचकर हम जो भी बोर्ड पर है वो सारा बना रहेगा एक फोटो के तरीके से। तो मैंने पहला लंबाई में वृद्धि आपको समझाया कि हाइट बढ़ती है इस उम्र में अगर हार्मोन सही से स्रावित हो रहे हैं। हार्मोन कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, उनमें कुछ में हार्मोन उत्सर्जित होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के बीच में तालमेल बैठाते हैं। दूसरा बदलाव है शारीरिक बनावट में परिवर्तन। शारीरिक बनावट में परिवर्तन होने लगता है। बच्चे कुछ परिपक्व दिखाई देने लगते हैं, कंधे चौड़े होने लगते हैं, आकर्षक लगने लगते हैं बच्चे। ठीक है, लड़कों में
दाढ़ी या मूंछ आ जाती है, और भी कई परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, शरीर आकर्षक होने लगता है। इसके बाद स्वर में बदलाव। हमारा जो स्वर यंत्र है वो यहाँ गले में होता है, इसका विकास होता है। लड़कियों का स्वर यंत्र छोटा होता है, इसलिए उनके गले में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन लड़कों का जो स्वर यंत्र है वो थोड़ा बड़ा होता है और गले में उभरा हुआ दिखाई देता है, इसे कंठमणि कहते हैं। लड़कों की आवाज़ कुछ भारी हो जाती है, लेकिन लड़कियों की आवाज़ पतली रहती है। तो इस उम्र में लड़के और लड़कियां दोनों में बड़े परिवर्तन आते हैं। स्वेद व तेल ग्रंथियों में सक्रियता। स्वेद यानी पसीना, और तेल आपने देखा होगा स्किन पर, नाक के आसपास, चेहरे पर कुछ तेल सा चिकना पदार्थ दिखता है, क्योंकि स्वेद ग्रंथि यानी पसीने वाली ग्रंथि और तेल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है इस उम्र में। ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा तेल चेहरे पर निकलता है, तो ये भी एक बदलाव है जो देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है जननांगों में परिपक्वता। जननांग जो जनन में प्रयोग होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद मानसिक व संवेदनात्मक विकास। इस उम्र में दिमाग बहुत तेजी से विकसित होने लगता है और कुछ मानसिक भावनाएं जैसे गुस्सा आना और किसी काम का पसंद होना या ना होना, घृणा, बहुत सारे जो मानसिक विचार हैं वो सब आने लगते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसके बाद ये सब हमने पढ़े कि जो जो बदलाव हुए। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अभी हमने ये सब बदलाव पढ़े हैं अच्छे कि ये परिवर्तन तो आते ही आते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जननांगों में परिपक्वता, तो जननांग विकसित हो जाते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? लड़कों को दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों में स्तनों का विकास हो जाता है, लड़के और लड़की दोनों में ही बगल व जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। और मैंने जैसे कि ऊपर भी बताया था कि ये सब हार्मोन के द्वारा होता है। अगर हार्मोन सही से स्रावित होते हैं, निकलते हैं, तो ये सारी क्रियाएं सामान्य रूप से होती हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के दाढ़ी मूंछ काफ़ी उम्र तक नहीं आती, तो उसका कारण हार्मोन का असंतुलन है। कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, कुछ बच्चे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, तो इन सभी का कारण है हार्मोन का असंतुलित होना, उनका सही से स्रावित नहीं होना। या तो वो सामान्य से ज़्यादा स्रावित होते हैं या सामान्य से कम स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको किशोरावस्था में होने वाले बदलाव और द्वितीयक लैंगिक लक्षण इनके बारे में बताया। इनको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं किताब के पेजों की फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा, जैसे कि हमेशा भेजता हूँ, ताकि आप इन हेडिंग्स के अंदर का अच्छे से पढ़ लें। जो मेन बात होती है, मोटी मोटी बातें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी और अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो किताब के पेज है उनकी फ़ोटो मैं आपको भेज देता हूँ, वहाँ से आप अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने दो बातें आपको पढ़ाई, किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव और द्वितीयक लैंगिक लक्षण। मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, कि आप इन्हें कॉपी पर भी लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके लिए मैं एक बार और सामने से हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से ले लें। इसके बाद बच्चों, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। प्रजनन का अर्थ होता है कि जब जीव अपने ही जैसा एक नया जीव बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सभी जीवों में प्रजनन क्षमता होती है,
लेकिन ये क्षमता कब आती है, कब जीव प्रजनन करने योग्य होता है? अगर बात आदमी की जाए, मनुष्य में प्रजनन क्षमता कब कैसे आती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जब किशोरों के वृषण पर, किशोरों के वृषण नर युग्मक यानी शुक्राणु बनाने लगते हैं। किशोरों में वृषण, जो मैंने पिछले पाठ में बताया था, उनमें नर युग्मक यानी शुक्राणु बनने लगेगा, और लड़कियों में, किशोरियों में अंडाशय, अंडाशय यानी मादा युग्मक यानी अंडाणु, अंडाशय में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनने लगेंगे। तब किशोर और किशोरी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन की जो अवधि है, जो आयु है, वो सामान्यतः 11 से 12 वर्ष से आरंभ हो जाती है और 45 से 50 वर्ष तक वो प्रजनन योग्य रहती है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनमें जो प्रजनन आयु है वो थोड़ी ज़्यादा होती है स्त्रियों की अपेक्षा। पुरुषों में शुक्राणु 50 की उम्र के बाद भी बनते रहते हैं। स्त्रियों के अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिन के अंतराल पर किसी भी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव, रजोधर्म या माहवारी के नाम से पुकारा जाता है। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवारें मोटी होने लगती हैं ताकि गर्भधारण हो सके। तो ये आपने जाना कि जनन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार होती हैं। नर यानी किशोर में किस प्रकार वो जब किशोर के वृषण में नर युग्मक बनने लगेगा और किशोरियों के अंडाशय में मादा युग्मक, किशोर के नर युग्मक को शुक्राणु और किशोरियों के मादा युग्मक को अंडाणु के नाम से जाना जाता है। जब ये स्रावित होने लगते हैं, बनने लगते हैं, तो वो प्रजनन के योग्य होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि प्रजनन की आयु क्या है। स्त्रियों में 12 से या इसके थोड़ा और परिपक्व हो जाए तो उसके बाद 45 से 50 वर्ष तक, और पुरुषों में 50 के बाद भी प्रजनन क्षमता रहती है। इसके बाद मैंने आपको ऋतुस्राव के बारे में बताया कि बच्चों, जब स्त्रियों के अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है पहले, तथा 28 से 3 दिन के अंदर पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित हो जाता है, अर्थात स्त्री का अंडाणु पुरुष के शुक्राणु के साथ मिल जाता है, तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय अगर ये निषेचित हो जाता है, मिल जाता है, तो गर्भाशय में गर्भ की दीवारें मोटी होने लगती हैं और गर्भधारण होने लगता है। यदि अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलते हैं, उस स्थिति में ऋतुस्राव होता है। यदि निषेचन क्रिया नहीं होती है, अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलते हैं, तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतर दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त आने लगता है, और इसे ही हम ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। तो बच्चों, प्रजनन में मैंने आपको ये बताया। अब बताऊंगा मैं आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों जनन स्वास्थ्य के बारे में। बच्चों, स्वास्थ्य यानी हमारे शरीर का अच्छा हो, शरीर में कोई कमी ना हो। लेकिन यहाँ पर हेडिंग थोड़ा सा अलग है, जनन स्वास्थ्य। यानी जब
जनन होता है, नए बच्चे का जन्म होता है, तो माता पिता बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। अब जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि जो किशोर अवस्था है उसमें जनन अंगों का विकास होता है, तो ये सब स्वस्थ रहने चाहिए, इनमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्त होता है। उसमें ना शारीरिक कमी होती है ना मानसिक कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? जब हम संतुलित भोजन करेंगे। संतुलित भोजन करेंगे तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, यानी अच्छा खाएंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। किशोर अवस्था में इसका महत्व और बढ़ जाता है स्वास्थ्य का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शरीर तेज़ी से विकास करता है, तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि ये सब विकसित हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं। शरीर में जब पसीना निकलेगा और तेल निकलेंगे तो बदबू आएगी और इससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए, अच्छी तरीके से अपने शरीर को साफ करना चाहिए, वरना जीवाणु, कवक ये सब हमारे शरीर को घेर लेंगे और हमारे शरीर को बीमार बना देंगे। तो किशोर अवस्था में इस प्रकार की बीमारियों से बचना है। शरीर में खुजली, दाद, चर्म रोग या यौन रोग होने की संभावना रहती है। उन सब से बचने के लिए अच्छा खाइए, साफ रहिए, साफ जगह बैठिए, साफ कपड़े पहनिए, सब काम अच्छे अच्छे से कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें। पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और जब पाठ समाप्त हो जाएगा तो इसके जो कॉपी के पेज हैं उनकी फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूँगा ताकि आप अच्छे से पढ़ भी लें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें मैं अच्छे से बोल नहीं पाता, अच्छे से पढ़कर आप समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं विस्तारपूर्वक बता नहीं सकता, आप उन्हें विस्तारपूर्वक किताब में पढ़ सकते हैं। घर पे समय का अच्छा उपयोग कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए, जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसे समय पर पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।